नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की राष्ट्रीय समसामयिकी में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल को 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। आपको पता होगा कि वर्ष 2020 में ओलंपिक होने वाला था टोक्यो में, ठीक है। टोक्यो कहाँ है? जापान। लेकिन कोरोना के कारण संभव नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इसको खैर आगे बढ़ाया जाएगा, वर्ष 2021 में इसकी अवधि रखी गई कि वर्ष 2021 में इसको आयोजित कराया जाएगा। लेकिन 2024 वाला जो पेरिस ओलंपिक है इसका डेट आगे नहीं बढ़ाया गया है, ठीक। तो वर्ष 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में कौन कौन से खेल को नया शामिल किया गया है, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको पूछता है एग्जाम में, ठीक। तो याद रखिएगा, तो आपके पास ऑप्शन में है ब्रेक डांस, सर्फिंग, स्केटबोर्ड या स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ठीक। तो याद रखिएगा, ब्रेक डांस ऐसा खेल है जिसको हाल ही में शामिल किया गया है 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया ब्रेक डांस। पहली बार 2018 यूथ ओलंपिक में ब्रेक डांस को शामिल किया गया था, ठीक। ब्रेक डांस को 2024 पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बाक ने इस बात की जानकारी दी है। टोक्यो ओलंपिक में सर्फिंग, स्केटबोर्ड और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को पहले ही शामिल किया गया है, ठीक। पेरिस 2024 ओलंपिक आयोजन समिति ने पिछले साल आईओसी से 4 नए खेलों को ओलंपिक में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने रिव्यू करने के बाद हरी झंडी दे दी है। ब्रेक डांस का विश्व के कुछ देशों में काफी क्रेज है। 2018 यूथ ओलंपिक में इसे बतौर खेल शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा, पहले ये यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको 2018 ओलंपिक में शामिल नहीं, 2018 में ओलंपिक ही कहां हुआ है, 2018 में हुआ था यूथ ओलंपिक, ठीक है। उसमें इसको पहली बार शामिल किया गया था। लेकिन आधिकारिक जो ओलंपिक होता है, ठीक है, ओलंपिक का जो आयोजन किया जाता है उसमें ब्रेक डांस को अभी तक शामिल नहीं किया गया था। इसको पहली बार शामिल किया जाएगा 2024 में आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक में। क्लियर? इससे एक फैक्ट आपको यह भी मिल गया कि वर्ष 2024 में कहां होगा भाई आयोजित? पेरिस में होगा। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, कलकत्ता बंदरगाह का नाम किस महान व्यक्तित्व के नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कलकत्ता बंदरगाह जो है ना, इसके ट्रस्ट का नाम बदल कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट, और इन्हीं के नाम पर ये जो बंदरगाह है कलकत्ता बंदरगाह, इसका नामकरण भी कर दिया गया है। चलिए, मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की अनुमति दे दी है, ठीक। तो इतना ही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नया नामकरण क्या हुआ है। कोलकाता बंदरगाह जो है उसका नया नाम किसके नाम पर है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर, ठीक। तो आपको प्रश्न एक तरीके से इस प्रकार भी घुमा सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो कहां स्थित होगा? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कोलकाता में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2020 महिला वर्ग खिताब की विजेता कौन है? ऑप्शन है आपके पास नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स या मारिया सारापोवा। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कौन है ये? नाओमी ओसाका, ठीक है। आपको पता होगा जापान की खिलाड़ी हैं। जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन 2020 महिला मुकाबले का खिताब जीत लिया है। फाइनल में किसको हराया? बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को 1-6, 6-3, 6-3 से मात दी है, ठीक। तो बेसिकली आपको इसमें 2 चीजें याद रखनी है। क्या चीजें? कि पहला, ये खिताब जीता किसने है, और दूसरा, ये जीतने वाली खिलाड़ी जो हैं वो किस देश से संबंधित हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी प्रश्न आपको पूछता है कि फलाना खिलाड़ी किस देश से है, और उन्हीं खिलाड़ियों को पूछता है जो कि हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई हैं। क्यों आ गई? क्योंकि नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन 2020 महिला मुकाबले का खिताब जीत लिया है। क्लियर है बात? तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, 55वां ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया?
ऑप्शन है आपके पास अक्कीथम नंबूदिरी, शशि थरूर, एकनाथ खापर्डे या वल्लभ गोस्वामी। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको बताते हैं कि ज्ञानपीठ सम्मान में जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो कैसा दिखता है। चलिए, तो ये है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र। ठीक, 29 नवंबर 2019 नई दिल्ली की बात है। लिखा है द ज्ञानपीठ सिलेक्शन बोर्ड हैज अनाउंस्ड द रिसिपेंट ऑफ द 55th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2019 टुडे इन ए मीटिंग। It went to Sri Akitham, eminent Indian poet writing in Malayalam। ठीक, देख लिया, अच्छा दिख रहा है, बढ़िया है। याद क्या रखना है? याद आपको क्या रखना है इसमें? प्राप्तकर्ता का नाम और किस भाषा के कवि हैं, किस भाषा में वो अपनी कविताएं करते हैं। ठीक, तो नाम क्या है इनका? अक्कीथम नंबूदिरी, और किस भाषा के हैं? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मलयालम भाषा के। एक चीज और याद रखना कि ये जो अवार्ड है या ये जो सम्मान है वो 2019 के लिए दिया गया है। ठीक है, सो 2020 मत समझना, ये 2019 के लिए दिया गया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है पद्म विभूषण सम्मान 2020 के संबंध में असंगत कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास श्रीमती एमसी मैरी कॉम, श्री छन्नूलाल मिश्र, श्रीमती सुषमा स्वराज मरणोपरांत, सुश्री पीवी सिंधु। तो इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हाल ही में टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 16 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। ठीक, पद्म पुरस्कारों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो 7 लोग दिख रहे हैं, ये अलग से जो 7 हैं, इनको दिया गया है पद्म विभूषण। ठीक, कौन कौन है शामिल? जॉर्ज फर्नांडिस, आपको पता होगा, भूतपूर्व मंत्री रहे हैं हमारे यहाँ के। अरुण जेटली, भूतपूर्व वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री थे हमारे। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ GCSK, ये पब्लिक अफेयर से संबंधित है और कहाँ के हैं? मॉरिशस के हैं, याद रखिएगा, ये विदेशी हैं। ठीक, मॉरिशस के भूतपूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं ये। ठीक, तो याद रखिएगा श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ GCSK जो है वो मॉरिशस से संबंधित हैं। ठीक, अगले प्राप्तकर्ता कौन है? श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी श्री पेजावरा अधोखजा मठ उडुपी। ठीक, तो इनका नाम याद रखिएगा इसको। इसके अलावा है श्रीमती एमसी मैरी कॉम, जानते होंगे आप, बॉक्सिंग खेल से संबंधित है, बहुत मौके पर इन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है, आपको पता होगा। ठीक, श्री छन्नूलाल मिश्र जी, ठीक, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है, ठुमरी के विशेषज्ञ माने जाते हैं। कौन से राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा सुषमा स्वराज जी, ठीक है, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जो है वो भारत की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनमें से आपको कौन कौन से नाम मिले ऑप्शन में? एमसी मैरी कॉम जी का नाम था, छन्नूलाल मिश्रा जी का नाम था, सुषमा स्वराज जी का नाम था। ठीक है, एक नाम और था पीवी सिंधु का। ठीक है, पीवी सिंधु जी का भी नाम था, बैडमिंटन खिलाड़ी, आपको पता होगा। लेकिन इनको पद्म विभूषण नहीं मिला, इनको क्या मिला है? पद्म भूषण 2020। तो आपका असंगत युग्म क्या हो गया? प्रश्न में वही पूछा है ना आपको, प्रश्न में क्या पूछा है कि पद्म विभूषण सम्मान 2020 के संबंध में असंगत कौन सा है? तो कौन है? सुश्री पीवी सिंधु, क्योंकि इनको पद्म विभूषण नहीं मिला, पद्म भूषण मिला है। क्लियर है बात? चलिए, अगला प्रश्न है 37वें आसियान सम्मेलन आभासी यानी वर्चुअल जो सम्मेलन हुआ है उसके संबंध में बात कर रहा है। ठीक, की अध्यक्षता किस देश ने की? ऑप्शन है कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम या म्यांमार। तो पहले जान लेते हैं कि ये आसियान क्या है। ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक, याद रखिएगा इसको। अब ये जान लेते हैं कि इनकी स्थिति कहां पर है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, साउथ ईस्ट है। आपको मैप में दिखाते हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये जो म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार, ये बांग्लादेश के बाजू से चालू हो जाता है म्यांमार, आपको पता होगा। ठीक, म्यांमार जो है वहां से प्रारंभ हो करके ये इधर लाओस, आप देख पा रहे हैं, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब इसमें शामिल है। इसके अलावा मलेशिया शामिल है, सिंगापुर, आप देख पा रहे हैं, ये सिंगापुर है। ठीक है, ये मलेशिया है ना, इंडोनेशिया है आपका, ये सब क्या है? इस आसियान कंट्री के अंतर्गत शामिल है। ठीक, देखते हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। क्लियर देखते हैं। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले म्यांमार है आपका। ठीक है, यहां से अब बांग्लादेश है, इसके इधर फिर अपना भारत है। यहां पर कौन है? फिर
म्यांमार है। म्यांमार एक देश है, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है लाओस, फिर वियतनाम, इधर है आपका फिलीपींस, ठीक, यहां पर है कंबोडिया, ये है सिंगापुर, ये जो छोटा सा आइलैंड दिख रहा है ना यही सिंगापुर है, ठीक, ये मलेशिया और इंडोनेशिया। इसके अलावा एक और देश है, कौन सा नाम है उसका, ब्रुनेई दारुस्सलाम, ठीक। तो इस प्रकार से कुल 10 देश ऐसे हैं जो आसियान के परमानेंट मेंबर हैं। क्लियर। तो अब जान लेते हैं आसियान के 37वें जो समिट हुई है उसके बारे में, और इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो ये आसियान की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ एक इमेज है, ठीक, आप देख पा रहे हैं, आसियान वियतनाम 2020 37th आसियान समिट। 37th आसियान समिट एंड रिलेटेड समिट्स बिगिंस टुडे, ठीक, जकार्ता 12 नवंबर 2020, 12 नवंबर 2020 की बात है, जकार्ता की, ठीक। Against the backdrop of the COVID-19 pandemic, the 37th ASEAN Summit will take place today through video conference। यानी ये जो समिट हुआ है, ये जो 37वां सम्मेलन हो रहा है आसियान का, वो किसमें हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा है, ठीक। वियतनाम प्राइम मिनिस्टर गुयेन जुआंग फूक विल प्रिसाइड ओवर द ओपनिंग सेरेमनी, ठीक। तो इसमें नाम आपको याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है, यही अध्यक्षता कर रहे हैं, कौन है भाई, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर, वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रिसाइड कर रहे हैं, यानी अध्यक्षता कर रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी की, ठीक। ही विल बी ज्वाइन ऑनलाइन बाय लीडर्स फ्रॉम द आसियान मेंबर स्टेट, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान डाटो लिम जॉक होई said Vietnam's chairmanship of ASEAN this year has been exemplary, ठीक। यानी कि ये जो आसियान है, देखिए बेसिकली क्या होता है कि ये जो आसियान में 10 मेंबर हैं, इसमें जो अध्यक्षता का क्रम है वो अल्फाबेटिकल चलता है। तो याद रखिएगा कि अभी जब ये 36वां सम्मेलन हुआ था, 36वां सम्मेलन इसका जून में हुआ था, ठीक, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी वियतनाम के द्वारा, ठीक है। अब 37वां सम्मेलन है तो कायदे से किसका होना चाहिए था, आप अल्फाबेटिकल जाएंगे तो आपको मिलेगा ब्रुनोई दारुस्सलाम, ठीक है, रिपीट होएगा वो, ठीक, वी के बाद क्योंकि कोई अल्फाबेट नहीं है इन नामों में, तो ब्रुनोई का फिर से नंबर लगने वाला था, लेकिन इस वर्ष फिर से वियतनाम को ही ये जो बागडोर है 37वें आसियान सम्मेलन की प्रदान की गई है। क्यों की गई है, यहां पर आप देख सकते हैं, वियतनाम हैज प्रोवाइडेड एबल लीडरशिप इन कीपिंग द रीजन cohesive and responsive to their challenges facing ASEAN centrality and the people's interest at the core। यानी कि वियतनाम ने इतना अच्छा काम किया है कि उसको फिर से इसकी बागडोर जो है 37वें जो समिट हुई है उसकी बागडोर किसको फिर से पकड़ा दी गई, वियतनाम को दे दी गई। तो आपको यहां से प्रश्न बनता है क्योंकि ये अलग टाइप की घटना है, ठीक है। आसियान की बेसिकली अल्फाबेटिकल होती है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक, लेकिन चूंकि ये फिर से दोबारा रिपीट किया जा रहा है किसके द्वारा, वियतनाम के द्वारा, ऐसा रिपीटेशन होता नहीं आसियान में, तो ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा 37वां जो समिट है आसियान का, किसके द्वारा अध्यक्षता की गई, इसमें वियतनाम के द्वारा, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 29वें सरस्वती सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है, वासुदेव मोही, जनार्दन कौशिक, विशंबर पटेल या नरेंद्र सिंह। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, सिंधी राइटर वासुदेव मोही टू बी कॉन्फर्ड विद 29th सरस्वती सम्मान, इतना ही याद रखना है आपको। दो चीजें, एक कि ये सरस्वती सम्मान कौन से क्रम का था, और दूसरी चीज किसको मिला है, ठीक। वासुदेव मोही जो है बेसिकली सिंधी भाषा के कवि हैं, ठीक, याद रख लीजिएगा इसको भी। अगला प्रश्न है 2022 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया गया है, ग्वाडलजारा, रियो डी जेनेरियो, आगरा या कोलंबो। तो आपको पता होगा कि ये जो यूनेस्को है, ठीक है, ये जो सांस्कृतिक यानी कल्चरल जो एक्टिविटी है पूरे विश्व की, उसको समाहित करने का काम करता है, उसको संरक्षित करने का काम यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, प्रयास किया जाता है उसके द्वारा, ठीक। तो इसी क्रम में विश्व पुस्तक राजधानी भी घोषित करता है। आपको पता होगा कि विश्व सांस्कृतिक राजधानी रियो डी जेनेरियो को भी घोषित किया गया था, उसी क्रम में विश्व पुस्तक राजधानी, देखिए वर्ष 2021 के लिए, ठीक है, वर्ष 2021 में विश्व की पुस्तक राजधानी जो है वो जॉर्जिया के जो एक शहर है, जॉर्जिया का शहर कौन सा, बिलिसी, ठीक है, इसको
घोषित किया गया था वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी, लेकिन वर्ष 2022 के लिए ग्वाडलजारा, ठीक है, ग्वाडलजारा को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। क्लियर? इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट से ये इमेज लिया गया है। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि ग्वाडलजारा मैक्सिको वॉज नेम्ड वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2022 बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को ऑड्रे अजूले। ठीक, तो यहां से एक फैक्ट आपको मिल गया कि यूनेस्को के अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजूले। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी। तो बेसिकली आपको एक चीज याद रखना है इसमें कि विश्व पुस्तक राजधानी किसको घोषित किया गया वर्ष 2022 के लिए? ग्वाडलजारा मैक्सिको को। ठीक है, मैक्सिको का शहर है ग्वाडलजारा, इसको विश्व पुस्तक राजधानी, एकदम रट लीजिए इसको। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित कोरोना वायरस वैक्सीन नाम क्या है? कोवैक्सीन का विकास किया गया। ऑप्शन है आपके पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, कैडिला हेल्थ केयर या रेड्डी फार्मेसी। तो याद रखिएगा कोरोना से संबंधित दो वैक्सीन जो है हमारे यहाँ डेवलप की गई है। एक का नाम क्या है? कोवैक्सीन, और दूसरे का नाम है कोविशील्ड। ठीक, कोवैक्सीन का विकास किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा और कोविशील्ड का निर्माण किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविशील्ड का निर्माण किया। इन दोनों को याद रखिएगा कि ये जो दवाइयां हैं, ये जो वैक्सीन है, वो किस कंपनी के द्वारा निर्मित की गई है, किस संस्थान के द्वारा इसको बनाया गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भानु अथैया जी का निधन हो गया। इनको किस फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था? ऑस्कर जीतने वाले पहली भारतीय कौन? भानु अथैया जी रही हैं। ठीक है, इनको बेसिकली जो गेटअप होता है, जो ड्रेस होता है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, उसके लिए अवार्ड दिया गया था, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, 55वां ऑस्कर का अवार्ड था, आपको पता होगा 1989। फिल्म कौन सी थी? गांधी। ठीक है, जिसको डायरेक्ट किया था किसने? रिचर्ड एटनबरो ने। और हीरो कौन थे, या गांधी जी का रोल किसने उसमें अदा किया था? बेन किंग्सले, नाम सुना होगा आपने। ठीक, ये गांधी बने थे और रिचर्ड एटनबरो वो उन्होंने गांधी फिल्म को डायरेक्ट किया था। ठीक, तो याद रखिएगा कि भानु अथैया जी को गांधी फिल्म के लिए, ठीक है, गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ऑस्कर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। ठीक, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ये है भानु अथैया जी, कॉस्ट्यूम डिजाइन विनर फॉर गांधी। तो अब आते हैं हम हमारे रिवीजन सेशन में, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित होगा। और आज के हमारे जो टॉपिक होंगे उसमें होंगे विधानसभा सदस्य और मंत्रिमंडल। ठीक, चलिए, तो आज के रिवीजन सेशन में हमारा पहला प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। आपको कुछ अधिकारियों के नाम दिया है, ठीक है, और उनके पद का नाम दिया है, तो देखना है आपको कि कौन उसमें असंगत है। वर्तमान में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, बिल्कुल सही है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF, बिल्कुल सही है, श्री राकेश चतुर्वेदी जी। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन, अध्यक्ष नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण यानी कि NRDA, क्या दिया है नाम? श्री सुनील कुजूर, ये गलत है। कौन है अभी वर्तमान में NRDA के अध्यक्ष? श्री RP मंडल, याद रखिएगा RP मंडल जी जो है वो वर्तमान में NRDA के अध्यक्ष हैं, न कि सुनील कुजूर। ठीक, तो याद रखिएगा मुख्य सचिव अमिताभ जैन सही है, PCCF श्री राकेश चतुर्वेदी, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया जी सही है, लेकिन NRDA के अध्यक्ष कौन है अभी? RP मंडल जी। तो इस प्रकार से आपका असंगत युग्म है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वर्तमान मंत्रिमंडल के सदस्य जिन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर सेवाएं दी है, कौन कौन है? ठीक, आपको कूट के रूप में दिया गया है प्रश्न, आप देख पा रहे हैं। पहला है आपका श्री रविंद्र चौबे, बिल्कुल सही है, इन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में सेवा दी है। दूसरे हैं श्री TS सिंहदेव, बिल्कुल सही है, चौथी विधानसभा में श्री TS सिंहदेव जी क्या थे? नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम किया इन्होंने। श्री भूपेश बघेल, ये गलत है। और अमरजीत भगत सिंह जी वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं, लेकिन इन्होंने भी अभी तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम नहीं किया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A और B, श्री रविंद्र चौबे और श्री TS सिंहदेव। ये दोनों ऐसे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य हैं जिन्होंने पूर्व में नेता प्रतिपक्ष के पद पर कार्य किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्षों को उनके कार्यक्रम के अनुसार या कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए।
पहले हैं श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ठीक है, स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ये तो पहले नंबर के थे, आपको पता होगा। दूसरा है श्री प्रेम प्रकाश पांडे, ये दूसरे नंबर के थे। श्री धर्मलाल कौशिक, ये तीसरे नंबर के थे। श्री गौरीलाल अग्रवाल चौथे नंबर के। और वर्तमान विधानसभा में कौन है? श्री चरणदास महंत। डॉक्टर चरणदास महंत जो है वो वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5। ठीक, बिल्कुल रट लीजिए, एकदम कंठस्थ रखने वाली चीज है ये। ठीक, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक, आपको पता होगा कि संसद में और जो विधानसभा है, राज्यों की विधानसभा में बहुत सारी समितियां बनाई जाती हैं। ठीक, कुछ स्थायी समितियां होती हैं, कुछ तदर्थ समितियां होती हैं। तो आपको पूछ रहा है लोक लेखा समिति के बारे में। ठीक, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा में? ठीक, तो याद रखिएगा वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? श्री अजय चंद्राकर जी। ठीक, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के मंत्री और उनके विभाग सुमेलित नहीं है। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है आगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू बिल्कुल सही है, सुमेलित हैं। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर बिल्कुल सुमेलित हैं। कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे बिल्कुल सही हैं। राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल बिल्कुल सही हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव बिल्कुल सही है। ये डायरेक्ट एक बार अलग से पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा श्री टी.एस. सिंहदेव जी वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को संभाल रहे हैं। ठीक, अगला है नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया, पिछले ही प्रश्न में हमने देखा। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम बिल्कुल सही है। उच्च शिक्षा में कौन है? श्री उमेश पटेल जी, है ना, ये भी याद रखना। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, यानी कि आपके सभी के सभी जो ऑप्शन है वो सुमेलित हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है विधानसभा के उपाध्यक्षों का क्रम क्या है? ऑप्शन है श्री बनवारी लाल अग्रवाल, श्री धर्मजीत सिंह, श्री बद्रीधर दीवान, श्री नारायण चंदेल। चलिए, तो ये प्रश्न आज का आपका ब्रेन बूस्टर है ना। इस प्रकार के प्रश्न अभी तक तो आपको नहीं मिला है, लेकिन आप इसको कोशिश करिए कि ये आपसे सॉल्व हो जाए। ऑप्शन देखिए और वहां से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगला प्रश्न है राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा श्री भूपेश बघेल, है कि नहीं। अब आपको प्रश्न में पूछ रहा है राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा श्री अजय सिंह। ठीक है, ये वर्तमान में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक, अध्यक्ष कौन है? श्री भूपेश बघेल जी, है ना, हमारे सीएम है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी पूर्व में किस विषय की व्याख्याता रह चुकी हैं? ऑप्शन है गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र या भूगोल। तो याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान राज्यपाल है सुश्री अनुसुईया उइके जी, ये पहले क्या पढ़ाती थी? अर्थशास्त्र पढ़ाती थी, अर्थशास्त्र की व्याख्याता रह चुकी हैं। ठीक, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव कौन है? ठीक, छत्तीसगढ़ विधानसभा के कार्यों की निगरानी करने के लिए और कार्यों के कुशल संचालन के लिए सचिव की नियुक्ति की जाती है, प्रमुख सचिव की। ठीक, तो वर्तमान में कौन है? श्री चंद्रशेखर गंगराडे। देखिए यहां पर आपको प्रमुख सचिव बोल रहा है ना, प्रमुख सचिव है। ठीक, प्रमुख सचिव कौन है? श्री चंद्रशेखर गंगराडे। अगर खाली सचिव होता तो वर्तमान में सेक्रेटरी कौन है? श्री दिनेश शर्मा जी हैं। ठीक, यहां पर चूंकि प्रमुख सचिव बोला है तो कौन होंगे? श्री चंद्रशेखर गंगराडे जी। चलिए, अगला प्रश्न है पंचम विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? यानी यहां बात हो रही है वर्तमान विधानसभा की। ठीक, तो आप चलिए ये क्वेश्चन भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री छत्तीसगढ़ में कौन है? ठीक, ऑप्शन आप देख पा रहे हैं टी.एस. सिंहदेव जी, जयसिंह अग्रवाल जी, श्री रविंद्र चौबे या श्री ताम्रध्वज साहू। तो ये रहे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय समसामयिकी के 10 प्रश्न और छत्तीसगढ़ के रिवीजन से जुड़े हुए 10 प्रश्न। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।